एक शेर है कि दुनिया से तजर्बातो हवादिस की शक्ल में, दुनिया से तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा रहा हूं मैं। सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत 52 के बाद दलितों से बदतर है। गोभी खेतों में इंसानों को गाड़ के उसमें से गोभी बो दी गई थी, खेतों में गोभी उगाई थी, नीचे से लाशें निकाली गई। तो कांग्रेस को आरएसएस नारा दे रही है, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए, मोटा मोटा। और उसी नारे का बदला 84 में कांग्रेस को ने यह नारा दिया और 89 तक पूरे देश में मुसलमानों का एक कत्लेआम जो हुआ है वो उसे इतिहास में जो है न छुपाया जा सकता है न भुलाया जा सकता। आकाश आनंद को फोटो के तौर पे मायावती लाई है। अभी तक आकाश आनंद के वो शेर है कि काट कर जमा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। मंडल कमीशन के खिलाफ अपने आप को आग लगाने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो छात्र राजीव गोस्वामी, उसने खुद को आग लगाई, उसके बाद उसे बाद में पता चला कि मैं तो खुद बैकवर्ड हूँ। प्रज्ञा मिशन नहीं चलेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जैसे ही होगा आप देख लीजिए, तमाम वीडियो ऐसे होते हैं, प्रज्ञा अपना रंग दिखा देती कि भविष्य आपका है, सबको इधर ही आना पड़ेगा। और आप देखिए, बड़े रवीश इधर आए, दीपक शर्मा इधर आए, संजय शर्मा इधर आए, वो बहाना दूसरा हो सकता है लेकिन व्यूअर यही है, इन्हीं की वजह से इधर आए हो, ऑडियंस यही है, ऑडियंस यही है, वरना वो वहीं बैटिंग कर रहे होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार, सिर्फ कहने को नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र के सच में एक जानी मानी शख्सियत हैं और खास तौर पर पत्रकारिता के हर विधा में इनका अपना योगदान है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो और आज का डिजिटल वर्ल्ड हो, हर तरफ इनके हाथ सेट हो जाते हैं। इनका अनुभव खास तौर पर राजनीतिक पत्रकारिता में एक खास महत्व रखता है और जब बसपा की बात आए तो इनके पास बसपा की हर वो खबर है जो पत्रकार तलाशने के लिए ठीक ठाक मेहनत करता हो। लेकिन आज हम इनकी पत्रकारिता का थोड़ा इतिहास और इनकी समझ से इनके साथ परिवर्तित हुई राजनीति समझेंगे। इस वक्त हम लखनऊ में हैं तो खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी समझने की कोशिश की जाएगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो कैसी जर्नलिज्म में आने का फैसला कैसे किया, किस जमाने में आपने सोचा कि पत्रकारिता में चलें? और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि पत्रकारिता में आने के बाद आप सीधे राजनीति की पत्रकारिता में तो नहीं आए। विनीत भाई, थोड़ा सा आज के दौर में जो बच्चे सुनेंगे इसको तो हमें लगेगा कि मतलब अपने पेशे के साथ, जैसे आप लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, आज आप लोग इतनी कम उम्र में शोहरत भी है, इज्जत भी है, लोग आपको तलाश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैं 9th में पास होने के बाद हाई स्कूल में गया तो छात्र राजनीति में पढ़ गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो साहब ये हुआ कि लड़का जो है अब ये आगे पढ़ेगा नहीं, और अगर पढ़ेगा भी तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारे फैमिली में ये तीसरी पुश्त है हमारी पत्रकारिता में। हमारे दादा पत्रकार थे, हमारे अब्बा और बड़े अब्बा दोनों ट्वेन थे, अब्बा और मेरे ताया जिसे कहा जाता है दोनों ट्वेन थे, वो दोनों पत्रकार थे। 1957-58 में सियासत जदीद और सियासत नौ, ये दो अखबार हुआ करते थे। तो सियासत जदीद की जगह ये जो रेशमा आरिफ हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं, शाजिया इल्मी, इनके वालिद इसहाक इल्मी साहब अखबार निकाला करते थे। उसमें मेरे अब्बा और बड़े अब्बा नौकरी करते थे, उनसे कुछ डिफरेंसेस हुए तो कानपुर में उन्होंने अपना अखबार निकाल दिया, सियासत जदीद, 60s में। तो इतना पुराना हमारे घर का इतिहास है, खानदानी। तो हुआ कि ये कासिम को लगता है कि बिगड़ जाएगा तो इसे दिल्ली बुला लो। तो मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में जाने के बाद मैं प्रूफ रीडिंग और इस तरह के काम, शमा मैगजीन और नई दुनिया अखबार इसके ले आता था घर पे उर्दू में, और उसकी प्रूफ रीडिंग करता था। एक 25 पैसे पेज मिल जाता था उसका। ये 9th की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 9th के बाद हाई स्कूल में था, मैं 14 साल का रहा हूँ। तो वो वहां से पत्रकारिता पढ़नी आ गई प्रूफ रीडिंग से, और 25 पैसे पेज मिल जाते थे तो उसमें अपना कुछ पैसे भी हो जाते थे। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में मैं फोटोग्राफी करने लगा, फोटोग्राफर हो गया। ये 77-78 में जब जनता पार्टी का दौर था तो राम जेठमलानी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे मुंबई से, और प्राणलाल वोरा असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे थे मुंबई से, विले पार्ले सीट से। तो मैं बोलता थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो मुझे मेरे वालिद चूंकि उस जमाने में बॉम्बे जा चुके थे, जॉर्ज फर्नांडिस के करीब थे,
तो मुझे लगा दिया कि साहब ऐसा है कि तुम जरा सा ऐलान कर दो। तो आपका चुनाव निशान कंधे पे हलधरे किसान, ये मैं गाड़ी में बैठ के अम्बेसडर में मैंने बोला। तो वो मुंबई जैसी जगह में लोगों को बड़ा पसंद आया। वो तो तमाम उसमें अपने लगाए, मैंने ये होगा और ये होगा, इससे ये होगा। वो हुआ उधर साथ साथ में ये काम लिखा पढ़ी का चलता रहा। इसमें मेरे वालिद का बहुत बड़ा योगदान है कि अब्बा मरहूम का ये कहना था कि रोज 3 पेज, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80 की भी 81 में 3 पेज, 1 पेज उर्दू, 1 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी आपको लिखनी ही लिखनी रोज। वो शाम को मैं देखूंगा। तो उससे राइटिंग स्किल, अच्छा क्या लिखना ये तुम जानो, तो राइटिंग स्किल उससे आ गई। तो पत्रकारिता का पहला स्कूल वो अब्बा के 3 पेज थे, अंग्रेजी भी लिखो, हिंदी भी लिखो और उर्दू भी लिखो। इसीलिए तीनों जबानों में एक थोड़ा सा बिना पढ़े ये 3 जबानें भी अच्छे से आ गए। तो बस यूं समझ लिए कि जब हमारे परिवार में रेगा होने वाला लड़का, जिसको हमारे जबान में यूपी में हम लोगों की तरफ रेगा, बर्बाद, ना कुछ कर पाने वाला लड़का, उसे पत्रकार बना दिया जाता है। तो इस वजह से मैं इस पेशे में आ गया। पर अब्बा जो आपके पहले शिक्षक थे वो भी पत्रकार थे, तो ये कहना तो गलत होगा कि अब्बा भी क्या अपने जमाने में बर्बाद हो रहे थे। देखिए उन्हें ये लगता था कि हम और अच्छा कर सकते थे अगर हम पत्रकार न होते। अच्छा। हालांकि परवान गोली बहुत बड़ा नाम था, इंसाइक्लोपीडिया है उनका, आलमी उर्दू अवार्ड मिला उनको, ताशकंद उस जमाने में ताशकंद वो गए थे, वहाँ से अवार्ड मिला था उनको। तो लेकिन उन्हें लगता था कि अगर हमने उस जमाने के, आप समझ लीजिए कि वो बी ऑनर्स थे, तो तहसीलदार तो होना ही चाहिए था, मिडिल पास तहसीलदार हो जाता था, और वो बी ऑनर्स थे। उन्हें लगता था कि ये गलत हो गया, हम तहसीलदार होते, फिर एसडीएम होते, मजिस्ट्रेट होते, तो हमारे बच्चे भी ग्रो करते, कोई आईएएस होता, कोई आईपीएस होता। लेकिन मैं बदकिस्मती से उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम यहीं रहो, यही घर ठीक है। तो क्या ये एहसास कभी कभी आपको भी जगता है कि पत्रकारिता में? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरा एक भाई और है, जर्नलिस्ट है, तहसीन मुनव्वर, एक ठीक ठाक नाम है, न्यूज़ 18 उर्दू का सीनियर एडिटर था, अभी रिटायर हुआ है। और रेडियो कश्मीर की खबरें उसने रेडियो कश्मीर से जाके पढ़नी शुरू की, दिल्ली से पहले पढ़ी जाती थी। दूरदर्शन की कश्मीर की खबरें दूरदर्शन पे उसने पढ़ी, और रैना जी वगैरह का साथ रहा। जब खेड़ा जो डायरेक्टर दूरदर्शन जम्मू कश्मीर के थे, उनकी हत्या हुई है, उसके बाद जब वहाँ से दूरदर्शन शुरू हुआ, तब से उसने पढ़नी शुरू की। मुझे लगता है, मेरा एक भाई छोटा है, एक्सिकॉन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बीएसई में भी लिस्टेड है कंपनी, उसका सीएमडी है, लेकिन उसको उतनी शोहरत नहीं मिली जितनी विनीत भाई और पवन और इनकी वजह से मुझे मिली। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, जर्नलिज्म में पैसा नहीं है, ये सच है, और पैसा बहुत है, ये भी सच है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो पैसा नहीं है, शोहरत तो है। आज अगर मैं विनीत भाई कहीं जाता हूँ, मैं भी जम्मू गया 14 अप्रैल को, जम्मू में 50 लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो वो फीलिंग जो है, वो चीज़ जो है वो कहीं नहीं मिल सकती दुनिया में। तो मुझे लगता है मेरे वालिद ने मुझे जो भी समझ के वहाँ बैठाला, वो आज मेरे लिए एक बड़ी पूंजी है, बड़ी चीज़ है कि मुझे लोग इस देश के जम्मू से लेके और बंगाल तक, कलकत्ता तक, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक, अगर आसाम से लेके आंध्रा, तेलंगाना, एक तेलंगाना के सीनियर आए थे, एक दिन उनकी कॉल आ गई, आधे घंटे मुझसे बात करते रहे। देन ही सेड कि अभी आप मुझसे मिलने आइए, तो मैं दिल्ली गया, पंजाब भवन से मुलाकात हुई। तो ऐसे लोग जो बड़ी पोस्ट पे हैं, और लेकिन पत्रकारिता के लिए आज विनीत भाई, बगैर आपके सवाल के मैं एक बात कह दूं कि ये जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ मुश्किलें बहुत। हाँ बिल्कुल है। आपको मैं देख रहा हूँ, आप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इस पे काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई हैं, ये भी जो काम कर रहे हैं सोशल जस्टिस पे कर रहे हैं। यहाँ मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन ये भी तय है कि हम लोग तो अब चलाचली की तरफ हैं। देखने में नहीं लग रहा होगा, 62 साल का पूरा, तो आप बहुत जवान लग रहे हैं। 62 साल का हो चुका हूँ, 3 स्टंट मेरे पड़े हुए हैं, एक बैलूनिंग हो चुकी है, 4 जो है पिस्टन में रिंग पड़ा हुआ है मेरे पहले ही। तो जब तक चलेगा चलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैदान बहुत बड़ा है, सब इस पे लौट रहे हैं। नहीं, आप इस मैदान में कैसे आगे? ठीक है, आप प्रूफ रीडिंग करते थे, वालिद साहब ने कहा पत्रकारिता करिए, पर आज के दौर में या तब के भी दौर में जब आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय की बात करना और लोगों के हक हिस्से की बात करना और पत्रकारिता करना, ये दोनों दो धड़े की चीजें, नदी के दो किनारे हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो कायदे से पत्रकारिता का काम जरूर है,
लेकिन ज़्यादातर पत्रकारिता का जो बड़ा तबका है उसको सामाजिक न्याय और लोगों की हिस्सेदारी से विशेष मतलब नहीं होता। वो खबरें देना और खबरों को एक 5W1H के फॉर्मेट में पहुंचाना और उसमें अगर कुछ लपेटना भी है तो अपने फायदे की चीज़ें लपेट देना। पर लोगों की जिम्मेदारी उठाने का ठेका आपको कहाँ से मिल गया कि लगा कि नहीं यार ये भी बड़ा दिलचस्प है विनीत भाई। बहुत मैं द जनहित का बड़ा शुक्रगुजार हूँ अगर ये बात लोगों तक जाएगी। मैं 85 में बाकायदा मैंने वीर अर्जुन ज्वाइन किया अखबार। मतलब ये तो चल रहा था प्रूफ रीडिंग और लिखना, और 85 में मैं दिल्ली आया और मैंने वीर अर्जुन ज्वाइन किया। ये वो वक्त था जब वीपी सिंह राजनीति में कांग्रेस में के खिलाफ धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही थी। ये वो वक्त था जब देवीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो चुके थे। ये वो वक्त था जब शरद यादव एक सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरे बन चुके थे। उसी वक्त में रामविलास पासवान दिल्ली में डेरा जमा चुके थे। तो मैं जब आया तो मीडिया में, यहाँ का मुझे पता नहीं, दिल्ली में लोग कोशिश करते थे कि हमको बीजेपी की बीट मिल जाए, कांग्रेस की बीट मिल जाए, नगर निगम मिल जाए, आपका क्राइम मिल जाए, एलजी मिल जाए। तो ये लोग चाहते थे कि डीडीए मिल जाए। इस बीट पे कुछ था नहीं। जनता दल, जनता पार्टी या लोक दल या अजीत सिंह, देवीलाल, यहाँ कुछ था नहीं। तो मुझे मेरे एडिटर ने कहा कि तुम जरा सा जो है ये देख लो। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मेरे वालिद साहब, मेरे फादर जो थे वो जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीब थे। तो मैंने अपने बॉम्बे में अपने घर पे जॉर्ज फर्नांडिस को आते हुए देखा, चंद्रशेखर को आते हुए देखा, मृणाल गोरे को आते हुए देखा, मधु दंडोते को आते हुए देखा, प्राणलाल बोरा को आते। ये वो सोशलिस्ट नाम है जो जिनका एक जमाना था, जिनका आप। तो मैं वहाँ से प्रभावित था। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस अखबार आता था हमारे यहाँ, तो वो अखबार भी थोड़ा बागी था, उसकी खबरें भी थोड़ी अलग होती थी, तो वो दिमाग पे बैठता चला गया। मैं चूंकि रुदौली से आता हूँ, मेरा जो घर है वो रुदौली है, जो अब अयोध्या जिले में रुदौली है। राम सेवक यादव हमारे यहाँ से एमएलए हुए 1974 में, 1974 में। तो वो एक राम सेवक यादव उस जमाने के सोशलिस्टों के इतने बड़े लीडर थे कि डिप्टी लीडर हुआ करते थे पार्लियामेंट, जब एमएलए होने से पहले। फिर प्रदीप यादव उनके भाई थे जो 1977 की गवर्नमेंट में सीबी गुप्ता की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए। हमारे ज़िले के बेनी प्रसाद वर्मा भी थे। तो हमारे परिवार के तमाम लोगों से उनके संबंध थे। तो ये जो मेरी ग्रोइंग हो रही थी वो सोशलिस्टों के बीच हो रही थी, वो जो बड़ा हो रहा था। और मैं आपको बताऊं, मेरा नानिहाल सुल्तानपुर में कांग्रेस का निशान गाय बछड़ा हुआ करता था और सोशलिस्ट पार्टी का निशान बरगद हुआ करता था। तो बरगद का जो बिल्ला होता था, जो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते थे, कोई गाड़ी आ जाती थी, बिल्ला दो बिल्ला दो बिल्ला दो, तो जिम्मेदार हमारा नानिहाल था। तो उनके पास वो गाय बछड़े के उस जमाने में टीन के बिल्ले और बरगद का कागज का, बड़ी खराब से कागज पे हरा हरा जो बिल्ला हो। तो मुझे तब भी बरगद का बिल्ला अच्छा लगता था, मुझे गाय बछड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो ये उसको पत्रकारिता में कैसे उतारा आपने? तो बस जो आप देखिए, वो इंसान झूठा है जो ये कहता है कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं स्वतंत्र पत्रकार, झूठ बोलता है। स्वतंत्र पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। हर आदमी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी से अलग पत्रकारिता नहीं करता। और अगर वो लिखने की कोशिश करेगा तो आपके कलम से उसको आप पकड़ लेंगे कि ये लिख तो रहा है, लेकिन ये कई जगह ऐसा होगा, कई शब्द ऐसे इस्तेमाल करेगा, पता चल जाएगा कि ये उस आइडियोलॉजी का है जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ लिख रहा है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में एसपी सिंह से लेके, शंभुनाथ शुक्ला से लेके, प्रभाष जोशी से लेके, दीनानाथ मिश्रा से लेके, इन तमाम लोगों को मैंने वीर अर्जुन के सामने दीप के होटल पे, वो जो एक तरीका होता है पत्रकारों की शाम जो गुजरती है, वो करते देखा है। मैंने आलोक तोमर को बहुत करीब से देखा, मैंने आलोक गौड़ को देखा, मैंने रमेश गौड़ के साथ काम किया, मैंने तमाम ये जो नाम है। लेकिन इसमें जो भी, कल दीनानाथ मिश्रा जो थे जनसत्ता में हुआ करते थे, उसके बाद दीनानाथ मिश्रा जब जागरण में कॉलम करते थे, आपने देखा उनके कॉलम की क्या थी, क्योंकि विचार जो था वो बाद में आने लगा। तो नौकरी करते हुए आप अपनी विचारधारा से समझौता कर तो सकते हैं, लेकिन आपका कलम बता देगा, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है वो आपके कलम में झलकेगी पहले, और आज आपकी वाणी में झलकेगी। जो आप टीवी पे लोग बैठ रहे हैं,
आप देख लीजिए कि वो बिल्कुल उनकी लाइन पता चल जाती है। मैं कोशिश करी, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं छुपाऊं। तो आप खुल के जो है वो मैं खुल के कहता हूँ कि मैं 85-15 का आदमी हूँ, 85-15 की बात करता हूँ। मैं 85 के अलावा 15 में किसी तरह का कोई ये नहीं करता कि नहीं साहब मैं आपके साथ हूँ, नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है, और मैं इस बात को ओपनली कहता हूँ विनीत भाई, लोग इसको कहते नहीं। मैं वो कहता हूँ, मैं आज कहता हूँ कि दो तरह का मीडिया मैं मानता हूँ। एक मीडिया तो गोदी कहा ही जाता है, हाँ। दूसरा वाला मीडिया जो हमसे और आपसे अलग, वो ढोंगी मीडिया है। रोज मोदी की सरकार गिरा देता है, रोज 40 MP इधर से उधर भेज देता है। उसको क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। हाँ। तो व्यूज के लिए वो अपनी दुकान को चलाने के लिए, और कौन लोग हैं, मैं नाम लेके कहता हूं। हाँ। आप देखिए कि दीपक शर्मा है, क्या थे, आज क्या है। दूरदर्शन में जब उन्होंने नौकरी की, बीजेपी का जमाना था, दूरदर्शन से हटाए गए। जब तक दूरदर्शन से हटाए गए, फिर उनको कुछ दिन इंतजार किया कि शायद मेरा काम बन जाए दीपक चौरसिया की तरह, नहीं बना। उसके बाद उन्होंने अपने आप को यूट्यूब में लाया, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। अभी मोदी की सरकार गिराने, मोदी की सरकार गिराने। तो ये ढोंगी मीडिया है। रोज मोदी की सरकार गिराना है, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कर रहे हैं, राजस्थान में बिल्कुल एकदम जो है डंका बजा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हमने आपने देखा। तो मीडिया का जो काम है कोई ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अपनी अपनी दो तीर, एक तो विचारधारा उसकी, और दूसरी दुकान। इस वक्त मीडिया का जो सबसे बड़ा काम है वो दुकान। उसमें अगर विनीत जैसे लोग, नरेंद्र जैसे लोग बच गए तो मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज है कि बच गए, वरना इस दौर में कोई बचा नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी पिच पे खेल रहे हैं और अपनी पिच पे अड़े हुए हैं, अपनी पिच पे रुके हुए हैं, और आप उनसे बंद कमरे में बात कीजिए तो उनकी विचारधारा आपको दिखाई देगी। लेकिन विचारधारा तो अपनी जगह, एक सवाल बड़ा आज के टाइम पे, और आपके अनुभव के आधार पे आपने तमाम सरकारें बनते बिगड़ती देखी हैं, आप ठीक ठाक वक्त आपने राजनीति और राजनेताओं दोनों को दिया है। कभी ये महसूस नहीं हुआ जो आज के दौर में हो रहा है? अभी की हालिया एक घटना है, रोमाना इसरार का एक वीडियो बहुत वायरल है इंटरनेट पे, आपने देखा होगा कि भाजपा के एक ब्राह्मण प्रवक्ता हैं, वो बाकायदा उनके बुर्के पर कमेंट करते हैं। कभी ये लगा नहीं कि आपका धर्म आपकी पत्रकारिता के बीच में आ रहा हो, या किस तरीके से देखते हैं आज की पत्रकारिता में मुस्लिमों को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहुत क्लियर कट सवाल पूछ रहा हूँ विनीत भाई। देखिए आज मैं अगर आपसे कहूँ तो आज मुसलमान पत्रकारिता में मजे में। हमारे वक्त में मुसलमान नौकरी नहीं पाता था। ब्राह्मणवाद इतना हावी था जब हमारा दौर था 85 से लेके कम से कम 2000 तक, कि किसी भी ऑफिस में ढूंढने पे आपको 1-2 पत्रकार मुसलमान मिलते थे। आज तो कम से कम हर दफ्तर में 4-6 मिल जाते हैं, वरना एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बना लेता है। हाँ, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकता है। उस जमाने में मुसलमान, और मैं बिल्कुल आपके जनहित पे ये बात कह रहा हूँ, मैंने भी फिर वही लाइन रखी। मैं नाम पूछता था, क्या नाम है? गौरव पाल। कौन से पाल हो? जब वो कहता था कि मैं गरड़िया हूं तो मैं कहता था तुम आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अभी एक लड़की अपॉइंट की है, मैंने तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने नाम बताया, हमने आगे कहने प्रजापति, मैंने कल से ज्वाइन कर लो। तो जो मैंने देखा है, जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो मेरी नजरों के सामने हुआ है, तो मैंने भी वही किया है। जैसा दिखे, जो कुछ मुझे, वो एक शेर है कि दुनिया से तजर्बातो हवादिस की शक्ल में, दुनिया से तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा रहा हूं मैं। तो जो मैंने वो तजुर्बों से और हादसों से हासिल किया है वो आज मैं वापस कर रहा हूं। मैं दूसरा तरीका, मैंने भी वही तरीका अडॉप्ट कर लिया। तो ये मत कहिए, मुस्लिम से बहुत मजे में, बहुत नाम दिखाई दे, इतने एंकर दिखाई देते हैं। अब जरा पुराने मुझे नाम बताइए मुसलमानों, 85 से लेकर 92, 93 तक आप मुझे मुसलमान नाम बताइए, ये मुस्लिम बड़ा जर्नलिस्ट है। कांग्रेस की सरकार थी, आप उस समय जर्नलिज्म कर रहे थे, और कांग्रेस बड़ा दावा करती है कि हम अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं, उनका वोट, खासतौर पे उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो इस बार भी बहुत आए, तो पूरे देश में जो पड़ा है वो इंडिया गठबंधन को पड़ा है। तो क्या आप जो बात कह रहे हैं, राजनीतिक पत्रकारिता जो आपकी है, जो आपकी समझ है, उसके हिसाब से क्या उस जमाने में ब्राह्मणवाद आज से ज्यादा हावी था? तो सरकार क्या कर रही थी, कांग्रेस क्या कर रही थी जो आज दावा कर रही है? देखिए, अगर कांग्रेस का इतिहास खंगाला जाएगा तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस को आईना तो उसकी बनाई हुई सच्चर कमेटी दे रही, जो कमेटी उन्होंने बनाई है अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार के लिए क्या मिला क्या नहीं मिला। तो सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत 52 के बाद दलितों से बदतर है।
सच्चर कमेटी उनकी बनाई हुई कमेटी कहती है। कहाँ 9% सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करता था, 0.5% हो गया मुसलमान कांग्रेस के रहते हुए। 49 में बाबरी मस्जिद में अजान दी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। अगस्त में उसमें जो है मूर्ति रामलला प्रकट होते हैं, उसके बाद ताला लग जाता है बगैर किसी आदेश के। कांग्रेस की हुकूमत है। आप पैदा नहीं हुए होंगे विनीत भाई, जिन लोगों ने उस जमाने में पत्रकारिता मैंने किया है कवर। जी बिल्कुल, मैंने कवर किया, मैंने देखा है, मैंने मलियाना कवर किया है, मैंने हाशिमपुरा कवर किया है, मैंने भागलपुर को कवर किया, जाके नहीं खबरें की हैं। 85 से ये 88 89 का जो दौर था, इसी के लिए ये मैं अभी अब आऊँगा वहाँ पे कि कैसे आए हैं लालू, कैसे आए हैं मुलायम, कैसे आए हैं रामविलास पासवान, कैसे ग्रो हुए हैं। ये जो दौर है 85 से 89 तक का, पूरे देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ फसाद ना हुआ। और फसाद भी कैसा कि भागलपुर में ये किशोर कुणाल जो अब महंत हैं, अयोध्या में एक बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया है, IPS से भागलपुर में थे। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे। और राजीव गांधी जब दौरे पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, तो वहाँ के लोग चिल्ला के कह रहे थे कि इस IPS को हटाओ, और किशोर कुणाल को वहाँ से ट्रांसफर नहीं किया गया था। गोभी खेतों में इंसानों को गाड़ के उसमें से गोभी बो दी गई थी, खेतों में गोभी उगाई थी, नीचे से लाशें निकाली गई। ये हाल था कांग्रेस की हुकूमत। यूपी में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा को भूल सकता है? मलियाना भुलाया जा सकता है? मलियाना में नमाज के बाद मस्जिद से निकाल के जवानों को अलग किया गया, PSC के ट्रक पे ले जाके, और उसके बाद हिंडन पे गोली मार के फेंक दिया गया। 58 लोगों की हत्या हुई, और अभी तक वो PSC वालों पे मुकदमा चला, और अब जाके सब लोग बरी हो गए, किसी को सजा भी नहीं हुई। कहाँ 85, 86 और कहाँ 2023 में हम लोग खड़े हुए जब ये फैसला आया। इतने बरस तक उनको सजा भी नहीं हुई PSC वालों को। तो कांग्रेस का तो वो दौर था। सूरत हो, मुंबई में दंगा किसी ने नहीं सुना था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो भी देख लिया। सूरत, मैं कहता हूँ अक्सर, जो लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक गोधरा पे इतना रोना, एक गोधरा है ना, एक गोधरा पे मोदी के चेहरे पे कितने दाग। कांग्रेस की हुकूमत में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा और भागलपुर से लेके मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, कानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, पीर बटावन, इस घटनाओं को इकट्ठा कीजिएगा तो 150-200 गोधरा निकलेंगे। और उसके बाद चेहरा साफ है, नीट है, क्लीन है, कहीं धब्बा नहीं है। आप सोचिए, मतलब आप कैसे किया ये कांग्रेस ने, कैसे किया? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जब तक RSS को कांग्रेस की जरूरत थी, RSS ने कांग्रेस की हुकूमत, भाई हम तुमको वोट दे रहे हैं, तुम हमारा साथ दो। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, RSS जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी? बात ऐसा वैसा नहीं। 1984 इंदिरा गांधी के हत्या के बाद कांग्रेस का जो पहला पोस्टर आया, मैं इत्तेफाक से फैजाबाद में था, वो पोस्टर लगाया गया, तो उसमें लिखा था देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए। जैसे ही मैंने ये पोस्टर देखा, मैंने प्रदीप कुमार यादव जी जिंदा थे, राम सेवक यादव के छोटे भाई थे, सोशलिस्ट के लीडर थे, मैंने प्रदीप बाबू ये तो RSS का नारा है, तो कांग्रेस को RSS नारा दे रही है, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए, मोटा मोटा। और उसी नारे का बदला 84 में कांग्रेस को ने यह नारा दिया, और 89 तक पूरे देश में मुसलमानों का एक कत्लेआम जो हुआ है, वो उसे इतिहास में जो है न छुपाया जा सकता है न भुलाया जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो हो रहा था और आज जो हो रहा है उसके सबके पीछे RSS है? बिल्कुल है। और संघ का अपना एक स्टाइल है, RSS का अपना एक स्टाइल है, वो आपको सपोर्ट करती है, और दिलचस्प ये है कि वो सपोर्ट ना भी करे, आपकी जीत को वो अपना सपोर्ट बताती है। आप अगर जीत गए तो उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि आपकी जीत को कहेगी देखिए हमने आपका साथ दिया, आप जीत गए। बीजेपी 2 सीट पे आई उसी इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 MP जीते थे, और कांग्रेस ने जो बहुमत हासिल किया उसके बाद किसी ने वो बहुमत हासिल नहीं किया। तो ये तो साबित हो गया ना कि हाँ RSS हमारे साथ खड़ा, ये तो साबित हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं, पंजाब में भेजा, स्वर्ण मंदिर में गई, सेना घुसी, RSS का एजेंडा था, उसने वो काम लिया। सिखों के हत्याकांड मैस्कर हुआ उसी सरकार में हुआ। RSS, भाई RSS जो है, कभी RSS ने इस मुद्दे को उठाया? बीजेपी बाद में सिखों के लिए, वोट के लिए तमाम तरह की बातें करती रही, लेकिन संघ ने कभी उसको लेके कुछ किया?
तो आरएसएस की अपनी एक थ्योरी है, और चूंकि हम लोग सोशलिस्टों के बीच में पले बड़े हैं, सोशलिस्टों में भी आरएसएस की एक बड़ी टोली थी। और आप याद कीजिएगा कि जितना सोशलिस्ट लीडर था, वो आरिफ बेग रहे हो, जॉर्ज फर्नांडीज रहे हो, नीतीश कुमार रहे हो, रामविलास पासवान रहे हो, मुलायम सिंह यादव रहे हो, ये जितनी सोशलिस्टों की टीम थी वो सारी के सारी बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं सेट होती रही। कभी 77 में हुई, कभी 89 में हुई, कभी बाद में हुई, कभी अपने एटीट्यूड से, अपने तरीके से हुई। बाकी लोग तो सीधे सीधे शामिल हो गए। तो ये सोशलिस्टों का भी जो वो दूसरा एक सोशलिस्ट का ग्रुप था, वो देखते तो जो मजबूत हो रहा है अपने सब प्रचारक अपने स्वयंसेवक वहां डाल देते। आखिर में बीएसपी में डाल दिया उन्होंने, वो भी हमने आपने देखा। बीएसपी में भी डाल दिया भाई, नहीं डाला तो हमने देखा कैसे। बहुजन समाज पार्टी की गुरई देखिए आप, 84 में बनती है 14 अप्रैल को, 89 में खाता खुल जाता है, 13 विधायक 12 विधायक हो जाते हैं। उसके बाद 91 में आधा % से ज्यादा वोट बढ़ जाता है। विधायक एक कम जरूर होता है, लेकिन वोट बढ़ रहा है। राम मंदिर इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद बीएसपी का वोट बढ़ रहा है। फिर 93 में मेरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम नारे के बाद बीएसपी बढ़ जाती है, सरकार बना लेती है। 96, 2002, 2007, उसके बाद इतनी सरकारें बनाने के बाद अपना आदमी प्लांट कर दिया। सारा खेल बहुमत जो मिला था बहुजन समाज पार्टी को, विनीत भाई, वो बहुमत आया था ओबीसी वोटों से। वो जातियां जिनको आजादी के बाद कभी विधानमंडल में जगह ही नहीं मिली थी, वो पहुंच गए वहां। वो सारे के सारे उन्होंने, काशीराम ने उसको बेहतरीन तरीके से टिकट बांटे। और ये सोनेलाल पटेल हो, या आपके निषाद हो, या आपके ओम प्रकाश राजभर हो, ये सैनी हो, या आपके चौहान हो, दारा सिंह चौहान हो, उसके बाद दूसरे वाले चौहान, ये सारे लोगों को समेट लिया था, समेट लिया और उनका वोट मिल गया। उनका वोट मिल गया, उन्होंने कहा सोशल इंजीनियरिंग। एक बात उन्होंने की, मीडिया उसको उठा लेता था, मीडिया ने उसको दिमाग में पहुंचा दिया सोशल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो सामाजिक थी, उसका नाम दिया सोशल। जैसे अभी देखिए लफ्जों का खेल है विनीत भाई। मेरी एक बीमारी, मेरी एक बीमारी है, मैं लफ्जों को पकड़ता हूँ। जैसे अभी आप देखिए, यही लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, पर वो तो होना तो फिजिकल डिस्टेंस था, फिजिकल होना था, लेकिन सोशल किया। आपको उनको अपने जो उनका एजेंडा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी फिक्र है, उसको किसी ना किसी तरह से वो लागू कर ही लेते हैं, बता देते हैं कि हम ये चाहते हैं। और मुझे ये सब सीखने का मौका मिल गया 85 से 89 के बाद का जो वक्त था, जिसमें शरद यादव थे। मेरी शरद जी के यहाँ बहुत बैठक थी। शरद, मैं मेरे ऑफिस में ये पता होता था। क्या शरद जी के पास भी आरएसएस के लोग थे कि नहीं थे? शरद जी के पास कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन शरद यादव चूंकि नास्तिक था, तो इसलिए उनके ट्रैप में नहीं आए वो। और इसीलिए शरद यादव हो या लालू यादव हो, ये दो लोग प्योर हैं, ये दो प्योर हैं, ये उनके ट्रैप में नहीं आए। शरद जी को जिस तरह से किनारे किया गया, जिस तरह से मुलायम सिंह के साथ, लालू यादव के साथ हुआ, मुलायम सिंह में वो बात नहीं है, लालू यादव में वो बात। लालू को बर्बाद करने की कोशिश इसीलिए हुई कि लालू में वो पूरी चीज थी जो सोशलिस्ट ओरिजिनल होता है और जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ होता है। लालू में वो बात थी, वही चीज तेजस्वी में पाई जाती है, इसलिए वो पावर में नहीं आ पाए। दूसरी लाइन खींच गई, दूसरे लोग उधर हो गए, सेटिंग दूसरी बैठाल दी गई। क्योंकि लालू हार्डकोर थे, लालू ने कभी समझौता नहीं किया। मुलायम सिंह के साथ वो नहीं था। मुलायम सिंह राजनाथ के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते थे, गाजियाबाद में हमने आपने देखा। वो इस मामले में दूसरी तरह की राजनीति। अच्छा, ये जो संघी बैठे थे आरएसएस वाले, अभी बचे हैं सपा बसपा में कि? मुझे लगता है कि नहीं है। मुझे समाजवादी पार्टी में कुछ लगता है, बसपा में एक जो है भी वो थोड़ा थोड़ा उनका डाउनफॉल है, लेकिन वो ऐसे वक्त में डाउनफॉल से कोई मतलब नहीं होता जब उन्होंने पूरी तरह से साइड लाइन कर ही दिया, सब खराब कर दिया। जब सब बर्बाद करने के बाद जो है वो, अगर वो साइड लाइन है, मुझे लगता है कि वो आने वाले कल में नई लीडरशिप अगर उसमें चेंज ले आए, हालांकि उनसे दूरी इसी वजह से है कि वो नहीं चाहते थे कि ये नई लीडरशिप डेवलप हो, और वहाँ अब तो नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी 1, 2, 3 बचे हैं। और मैं नाम लेने में मुझे कोई वो नहीं होता है, जो साबित है, कमलनाथ हो या दिग्विजय हो, ये साबित है कि उधर उसी टीम के हिस्सा है। इन सीमी पे प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई थी, सीमी पर प्रतिबंध दिग्विजय सिंह लेके आए थे।
ये कमलनाथ तो जाते भी हैं, वो नहीं कमलनाथ का तो जो बकायदा वो तो कमल भी हैं, नाथ भी हैं, तो वो वहीं से उनके सब सारी चीजें साफ हैं कि वो नाथ भी हैं, कमल भी। ये हम लोग अभी नई लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो ये नई लीडरशिप का बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, इसलिए कि राजनीति बहुत तेजी से बदली। नगीना खासतौर पे जिसे सबसे स्ट्रांग सीट कह सकते थे आप बसपा की, हाथ से निकल गई। चंद्रशेखर वहां से एक नया चेहरा बन के उभर आए, और इधर नई लीडरशिप जो है बसपा में भी जन्म ले रही है, वापस से जिम्मेदारी मिली। क्या होगा ये? मैं आपको जानकारी दे दूं, मैंने चंद्रशेखर को कभी भी नगीना के हवाले से दलित लीडरशिप नहीं माना। ठीक है, और आपके लिए भी बता दूं, नगीना में 60% मुस्लिम वोटर है, 21% शेड्यूल कास्ट है, और 21% में 4 कैंडिडेट हैं। तो वो जो मीडिया है वो तो उसको प्लान कर सकता है, लेकिन विनीत भाई और कासिम इसे इसलिए देखेंगे 21% में 4 कैंडिडेट हैं, वो भी और 60 में अकेला है। 60 ने जिस तरह से पूरे देश में इंडिया अलायंस को वोट दिया, उसे नगीना का इंडिया अलायंस उसका वो चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर जिस दिन बिजनौर से लड़के जीतेंगे, या चंद्रशेखर जिस दिन दूसरी ऐसी सीट जहां पर शेड्यूल कास्ट 40% हो, 42% हो, 44% हो, मैं अपने दर्जनों डिबेट में यह बात कह चुका हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं चंद्रशेखर से बड़ा नेता योगेश वर्मा को मानता हूं, जाटों का। क्योंकि चंद्रशेखर ने खुद को साबित नहीं कर पाया ऐसी सीटों पे वो चुनाव लड़े, तो जिला पंचायत नहीं जीता पाए, नगर पंचायत नहीं जीता पाए, लेकिन योगेश वर्मा जब बीएसपी उसने छोड़ी तो उसने हंसने वोट में योगेश वर्मा आजाद लड़के 55,000 वोट लेके चले आए। योगेश वर्मा फिर उसके बाद बीएसपी में वापस आए तो अपनी पत्नी को उन्होंने मेयर बनवा लिया। योगेश वर्मा ने इस बार भी मेयर से चुनाव लड़ा तो जाटो है वहां, जाटों की वोट के बावजूद वो सेकंड पे आके खड़े हो गए। जो चंद्रशेखर के साथ ऐसा नहीं था, वो सामान सीट पे जाटो वोट लेके आए अपने साथ। चंद्रशेखर रिजर्व सीट पे चंद्रशेखर भी है, बसपा वाला भी है, भाजपा वाला भी है, और क्या क्या समाजवादी पार्टी वाला भी, 4 शेड्यूल कास्ट के लोग वाला है। तो मैं उस सीट के हवाले से चंद्रशेखर को नेता नहीं मानता। अब मैं उनकी डायनेमिक जो पर्सनालिटी है, जो अंदाज है, और मैं बताऊं कि इस दौर में सब कुछ फास्ट है। इंटरनेट फास्ट है, बहुत फास्ट है, ड्राइविंग फास्ट है, फूड फास्ट है। तो राजनीति वो वाली नहीं चलेगी काशी वाली की बंद कमरे में बैठ के बात कर लीजिए, वो भी फास्ट दिखाई देनी चाहिए। जब आकाश आनंद ने दिखाई तो चली, फिर उन्होंने आपने बैठा दिया, फिर रुक गई। तो इस फास्ट युग में, तेज जो जमाना, सब कुछ फास्ट, डिलीवरी फास्ट, ब्लिंकिट कीजिए 5 मिनट में आ गया, हम आप बात कर रहे हैं, मैसेज कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। इतनी फास्ट डिलीवरी है। तो ऐसे में वो जमाना कैसे चलेगा कि सब कूल कार्नर ढूंढिए, तलाश कीजिए, फिर वो पूछिए कि लिम्का है, तो अगर नहीं आप तो इससे माजा से काम चला लीजिए, नहीं चलेगा ना, वो दुकान ही नहीं चलेगी। तो राजनीति भी एक दुकान है विनीत भाई। तो ये दुकान अच्छी चल रही है उधर? ये दुकान अच्छी चल रही है। चंद्रशेखर ने अपने आप को फास्ट किया, और एक खास जो युवा वर्ग है, जो ट्विटर पे है, जो फेसबुक पे है, जो इंस्टा पे है, उसे नहीं पता कि काशीराम ने क्या किया था, उसे नहीं पता कि मायावती की सरकार में कितनी धमक थी, कितनी हनक थी, उसे ये नहीं मालूम। वो पार्टी के आगे लगे कांशीराम को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक चीज और, एक जो वर्ग है जिसने भगवा झंडे लोगों को हाथ में लिए हुए और गले में पड़े हुए मोटरसाइकिलों से जय श्री राम, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगाते हुए देखा है, तो उसका भी तो कोई झंडा होना चाहिए। जो दूसरा वर्ग है उसका भी तो कोई झंडा होना चाहिए। अब वो मायावती कहनी नहीं घर में रहो, बाहर मत निकलना, और वो उधर से निकलता हुआ देख रहा है कि भगवान झंडा लेके जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम कर रहा है, तो उसको भी तो जय भीम के लिए कुछ चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। या तो वो भी जाके वो भगवा ले, क्योंकि उसको भी तो एक तरीका है अंदर से उसका जोश, उसको भी तो अपना ट्विटर पे डालना है, उसको भी फेसबुक पे डालना है। तो या तो वो झंडा डाले, अगर वो झंडा नहीं डालता है तो उसने आजाद समाज पार्टी का झंडा उठा लिया, जय भीम जय भीम जय भीम करके। आप देखिए ट्विटर पे भरा हुआ है, फेसबुक पे भरा हुआ है। तो आपको समय के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बसपा नहीं सुधार करती है अपने तौर तरीकों में, मान लीजिए अभी आकाश आनंद आए हैं, वो भी उसी तरीके से काम करें। आकाश आए नहीं है, आकाश आनंद को फोटो के तौर पे मायावती लाई है। अभी तक आकाश आनंद के वो शेर है कि काट कर जमा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। तो आकाश आनंद को जबान काटने के बाद इजाजत है हाले दिल सुनाओ, जबान कटी हुई है, हाले दिल सुनाने की इजाजत है, कैसे सुनाए?
तो या तो आकाश आनंद की जबान उनके मुंह में आए जो आकाश की जबान हो। तो मुझे लगता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने देखा है, बहुजन समाज पार्टी को समझा है, या इन पार्टियों, समाजवादी पार्टी वो हल्ला बोल की मुलायम सिंह की पार्टी और आज अखिलेश यादव की पार्टी में कितना फर्क है? बहुत 2 बार से बहुमत नहीं आ पाया। क्योंकि वो जो देखिए, जो कौमें मार्शल होती हैं, जैसे यादव मार्शल कौम है, पासी मार्शल कौम है, तो मार्शल कौमें बैठ के ताली नहीं बजाती। उनको अपने ऊपर किसी भी अत्याचार का प्रदर्शन करना है, वो जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देने वाली कौमें हैं। और अखिलेश यादव कहते हैं नहीं, खामोश रहो। नतीजा क्या है? वही मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, उनका तरीका दूसरा है, अखिलेश का तरीका। तो अखिलेश ने जब उस चीज को महसूस किया, बीएसपी वाले शामिल तो उन्होंने खूब कर लिए, लालजी वर्मा तुम भी आओ, स्वामी प्रसाद मौर्य तुम भी आओ, रामचंद्र राजभर तुम भी आओ, क्या कहते हैं, पप्पू राजभर तुम भी आओ, इंजी सरोज तुम भी आ जाओ, आर के चौधरी तुम, सबको बुला तो लिया, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया। वो वाला जो बीएसपी से वो लेके आए थे अपने अंदर, जो मिशन था, और वो तो, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने उन लोगों से पूछा कैसे किया जाए, काशीराम कैसे करते थे, इन्होंने बता दिया ऐसे करो। इस लोकसभा चुनाव में जब काम दिया तो उसका रिजल्ट आप देखिए, नतीजे देखे कि मेनका गांधी को हरा दिया किसी ने, गोरखपुर से आया और निषाद था, हरा के चला गया। अवधेश प्रसाद जैसे ने अयोध्या जीत लिया, धूल चटा दी। कुर्मियों की एक लाइन लग गई एमपीओ की, हाँ, 1-2 नहीं, सबसे ज्यादा कुर्मी। राम प्रसाद चौधरी भी है, और चौधरी ये यहाँ वाले भी, शास्त्री वाले भी हैं। उसके बाद आपके दूसरा यहाँ से आपके, मतलब एक एमपी की लाइन है, हाँ, इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी। तो ये एक कामयाबी थी। कश्यप भी जिता लिया, निषाद भी जिता लिया, पासी भी जिता लिया, मौर्य भी जीत गए, सब जीत गए। तो काशीराम का फार्मूला, काशीराम के लोग जो अखिलेश के साथ आए थे, उनसे जब काम लिया तो मिल गया। अभी हम लोग अपनी बातचीत में एक बात कर रहे थे, पासी, मैंने अभी एक ट्वीट भी किया था इस पे, और इस पे स्टूडियो मैंने वीडियो में भी ये कही है बात, विनीत भाई, पासी अवधेश प्रसाद भी हैं, वो भी फैजाबाद के रहने वाले, पासी आर.के. चौधरी भी हैं, वो भी फैजाबाद के रहने वाले, वो भी मसौदा ब्लॉक के हैं जो अवधेश प्रसाद की विधानसभा में आता है। अवधेश प्रसाद भी मसौदा ब्लॉक में ही उनका घर है, फैजाबाद का जो शहर के बाहर का हिस्सा जहाँ उन्होंने अपनी कोठी बनवाई है। लेकिन दोनों लोग लोकसभा जाते हैं तो एक हाथ में संविधान लेकर ऐसे खाली दिखाते हैं, और संविधान उनका मुद्दा होता है परिस्थिति का। लेकिन आर.के. चौधरी क्या करते हैं? फौरन लोकसभा अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखते हैं, सेंगोल हटाओ, वहां पर संविधान लगाओ। क्योंकि मैं तमाम बार ये बात कह चुका हूं, और ये बात बड़ी प्रचलित हो गई है कि नारा और चीज है, विचारधारा और चीज है। अखिलेश पीडीए के नारे के साथ चल रहे हैं, विचारधारा वो नहीं आ पा रही। जो सामाजिक न्याय की विचारधारा होती है वो आप तेजस्वी में पाएंगे। वैचारिक रूप से युवाओं में अखिलेश यादव से मजबूत तेजस्वी है। तेजस्वी उतना सफल नहीं रहे बनस्पत। वजह क्या है भाई? सामाजिक न्याय के जो एक दूसरे उनके सबसे खास हिस्सा थे भाई, लालू का जमाना आप देखिएगा तो आपको उनके साथ 3 तस्वीरें दिखाई, मतलब 3 लोग दिखाई देते हैं, बल्कि 4। एक हल्की दाढ़ी में शरद यादव, एक दूसरी हल्की दाढ़ी में रामविलास पासवान, तीसरी हल्की दाढ़ी में नीतीश कुमार, और चौथे लालू प्रसाद यादव। तो वो विचारधारा वहां पर इसलिए तेजस्वी विचारधारा के बावजूद नहीं कामयाब हो रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जिसे आप सीमांचल कहते हैं, मुस्लिम बाहुल है। सीवान से लेके ये पूरी बेल्ट, किशनगंज और ये सब, यहाँ ओवैसी आ गए, 6 MLA जिता के चले गए। दूसरा हिस्सा जो है वहां पर नीतीश कुमार ने कोयरी और कुर्मी ये खींच लिया। तीसरा रामविलास पासवान एनडीए में चले गए। अब तो रामविलास, अब उनके बेटे जो हैं उनको जो हनुमान बने फिर रहे थे, उनको पहले उनकी पूंछ में आग लगाई, उससे उनकी कोठी, उनका बंगला, उनका सब कुछ खा लिया उन्होंने। वो कूद के उन्होंने खुद को जला दिया। लेकिन फिर वो हनुमान साहब बन गए, उसके बाद फिर उनको वापस बुला लिया, भाई को हटा दिया। तो ये उनकी जो स्ट्रेटजी है आरएसएस की, वो प्लान्ड होती है। और उस स्ट्रेटजी में अब जो मोदी और अमित शाह जो हैं, ये
कॉर्पोरेट कल्चर लाए, पूरा बिजनेस मॉडल है बीजेपी का तरीका, पूरा बिजनेस मॉडल। मतलब एक बॉस है, बाकी सब जो है employees हैं। हाँ एम्प्लॉयज हैं, और उन एम्प्लॉयज को भी मतलब ये इजाजत नहीं है। आप देखिए किसी भी एक ब्रांड को ले लीजिए, कोई भी एक ब्रांड, तो आप सिर्फ उसके सीईओ को जानते हैं, मालिक को, उसके बाद के किसी नाम को आपको पता है? जैसे मानिए आप मिसाल के तौर पे हाँ, टाटा की गाड़ियां हैं, गूगल में आदमी तो एक आपको नाम टाटा की ये कार बहुत अच्छी है, नेक्सा बहुत अच्छी है, टाटा की ये बहुत अच्छी, टाटा कौन? ये टाटा टाटा कौन? उसके बाद उनके बेटे। तीसरा नाम आप जानते हैं? नहीं जानते। अडानी पे आइए, धारा, अडानी का ये एयरपोर्ट, अडानी का वो एयरपोर्ट। दूसरा कोई नाम पता है उस कंपनी का? नहीं पता। अंबानी पे आइए, साहब ये इनका विमल ब्रांड बहुत अच्छा है, उनका ये वाला बहुत अच्छा है, मुद्रा एड्रेसिंग एजेंसी इनकी है, पेट्रोलियम अडानी के पेट्रोल पंप। दूसरा कोई नाम जानते हैं? सेम हियर, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, अमित शाह है, उसके बाद नाम लेने में तो बहुत देर लगाता आदमी, तब याद आता है एक गडकरी है, फिर बड़ी देर के बाद राजनाथ भी एक है, योगी भी हैं, उसके बाद तो वो तो चलिए स्टेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप तो 4-5 के बाद जब चौथे का नाम याद आता तो मिनिस्ट्री नहीं याद आती। हम लोग अपने जमाने में हम लोगों को सब पता होता था, ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री है या कानून मंत्री है, सबके करीब करीब पूरी केंद्रीय कैबिनेट के हर आदमी के विभाग पता होते थे। और अब हमको भी, जो हम लोग इतना भाई हर वक्त मीडिया में हैं, एक्टिव हैं, खबरें कर रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं, ये कौन सा मंत्री है, वो पीयूष गोयल, पता है? नहीं पता। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर उन्होंने पॉलिटिक्स में रखा। सेम अखिलेश के साथ भी था। अखिलेश यादव का ये जो दौर था, मैं अखिलेश यादव को जिन मुद्दों को उनके लिए बताया जाता है कि अखिलेश यादव के सबसे मजबूत मुद्दे रहे, जो उनके जो प्रवक्ता हैं चैनलों में जब बैठ के बात करते हैं, तो जो हम लोग चैनल पे जाते हैं, बैठते हैं, डिबेट वगैरह के बाद चाय वाय होती है, आपस में बात होती है, तो मैंने एक दिन कहा, अमित भाई आपके चैनल पे पहली बार ये बात कह रहा हूँ, अखिलेश की कामयाबी जो बताई जाती है, एक्सप्रेसवे है, स्टेडियम है, मेट्रो है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, ये 4-5 काम अखिलेश के काम बताए जाते हैं। वो पावर प्लांट्स लगाए उन्होंने, वो तो उन्हीं उसका जिक्र नहीं होता, जो ये बताते हैं बड़े काम, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, स्टेडियम, ये सब इनके काम। ये काम उनके मतदाताओं के लिए है ही नहीं। हाँ, एक घटना है, लालू जी का एक स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक बार कहा था, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके यहाँ सड़कें खराब हैं, तो उन्होंने कहा जिस दिन हमारे लोग कार खरीद लेंगे उस दिन हम एक हीरोइन है उनके गाल जैसी हेमा मालिनी जैसी का सड़क बना देंगे। लेकिन आप बताइए, मेट्रो का उनके वोटर्स से क्या लेना देना? स्टेडियम का उनके वोटर्स से क्या लेना देना? एक्सप्रेसवे का उनके वोटर्स से क्या लेना देना? मोटरसाइकिल के भी पैसे पड़ते हैं, उनका वोटर तो मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसके भी पैसे पड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जयप्रकाश नारायण सेंटर से उनके वोटर का क्या मतलब, क्या लेना देना? उनका वोटर चाहता था कि हमारे ट्यूबवेल पे हमको बिल ना पड़े। हमारे गांव में जो हमारी जो खेती किसानी का जो बीज है वो फ्री हो जाए, खाद हमको वक्त से मिल जाए, गोबर हमारा यूटिलाइज हो जाए। ये अरबों खरबों रुपए जो एक्सप्रेसवे में चले गए, उससे वो अपने ग्रामीण विकास के उन कार्यक्रमों को अंजाम दे सकते थे जिनसे उनके वोटर्स को वापस मिल जाता। और अखिलेश की न वापसी की वजह भी वही मुद्दा है। ये सारे काम उनके लिए आपने किए हैं जो आपके मतदाता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कमिटेड वोटर। अब वो कभी नहीं पलटने वाला। सारा लाभ उनको मिला स्टेडियम का, सारा लाभ उनको मिला आपके मेट्रो का, सारा लाभ उनको मिला एक्सप्रेसवे का, ठेके से लेके। भाई आम सड़क बनती है तो पटरी हमने बना ली, मिट्टी की सप्लाई आपने दे दी, और नरेंद्र भाई ने क्या कहते हैं उसमें लकड़ी सप्लाई कर दी, जैसे तारकोल गर्म किया जाता है, तो सबको काम मिल गया। लेकिन एक्सप्रेसवे हुआ तो सीधे सीधे जेपी आया या उसने आके बना के चला गया, उसमें आपको क्या मिला? इसी तरह मेट्रो बनी तो विदेश की कंपनी आई, उसने मेट्रो का ठेका लिया, लेके चली गई। अगर इस मेट्रो की जगह पर आपके दूसरे काम हुए होते, गांव में ग्रामीण योजनाएं आई होती, तो वो आपको उसका लाभ मिलता। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है
वो नई पीढ़ी को जो घेरे हुए लोग हैं, बिलखुसूस अखिलेश यादव के लिए तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ और कैमरा कह रहा हूँ, अखिलेश यादव के पास जब तक उनके चारों तरफ जो लोग थे, जिनको मैं अपने आम भाषा में जब मैं चैनल्स पे होता हूँ तो भैया तुझ पे जहाँ कुर्बान टीम कहता हूँ, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मुलायम सिंह ने कहा था। ये शब्द मुलायम सिंह यादव के थे कि ये जो भैया तुझ पे जहाँ कुर्बान करते हैं, ये जवानी कुर्बान गैंग, हाँ, ये मुलायम सिंह ने कहा था। मैंने उसको भैया तुझ पे जहाँ कुर्बान टीम कहा, तो वो मुलायम सिंह के शब्द मैंने इस्तेमाल किए तमाम जगह। मैं कहता हूँ वो लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी इन योजनाओं के और आपके मतदाताओं के दर्द को समझ सकें, जिनकी फॉर्च्यूनर पीछे चलती है और वो बैलगाड़ी में बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और फॉर्च्यूनर दिखाई देती है कि ये फॉर्च्यूनर वाले केले के पत्ते को जो केले के पत्ते पे सो के कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है केले की खेती में, जिनके बच्चे दून स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी ही देखने को मिल रहा है कि आपकी पत्रकारिता में ऐसा राजनीतिक किस्से और भी तो होंगे, ऐसे और तमाम लोग मिले होंगे जो इतने ही फंकी रहे हों, जो फॉर्च्यूनर पीछे खड़ी करके बैलगाड़ी पे। जमाने में देखिए ऐसा है ना, हमारे जमाने की राजनीति, हमारे जमाने में मैं एक बार कवर करने गया मायावती और काशीराम के ज़माने में। शाहू जी महाराज नए नए आए थे, नॉर्थ का आदमी शाहू जी महाराज को जानता नहीं जानता तो बहुत कम। कानपुर में एक शाहू जी महाराज मेला लगा था, और कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम शाहू महाराज यूनिवर्सिटी रखा गया था। तो उसमें इलियास आज़मी मरहूम, मुझे याद है कि जिस अम्बेसडर से आए थे वो बिल्कुल टूटी फूटी सी पुरानी टाइप की थी और एमपी थे। तो उस जमाने में किसी के पास था ही नहीं, तो वो करता क्या, क्योंकि तब तक कमीशन नहीं आया था। निधि में कमीशन आने के बाद ये सारी चीजें बढ़ी हैं कि इधर आदमी जीता और दूसरे दिन फॉर्च्यूनर उसकी आ गई। तब निधि में धंधा नहीं था, निधि में धंधा नहीं था। ये भी एक कारण था। तो मुझे लगता है कि युवाओं की ये जो अब अखिलेश यादव का ये जो लोकसभा चुनाव का परिवर्तन है विनीत भाई, अगर ये ऐसा रहा और बहुजन समाज पार्टी का जो सवाल है, पूरी बहुजन समाज पार्टी में अगर विश्वनाथ पाल को हटा दीजिए तो आपको एक ओबीसी नाम लेने में दिक्कत होगी, कौन ओबीसी वहां है। पूरी बहुजन समाज पार्टी में अगर आप ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, तो आपको एक नाम मुसलमान नहीं मिल पाएगा जिसको मास लीडर कहा जा सके। पूरी बीएसपी में कोई पासी नाम आपको नहीं मिलेगा जो जिसे मंडल जानता हो, प्रदेश की तो बात जान दीजिए। तो ऐसी स्थिति में उसका फायदा समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा में वोट की शक्ल में मिला है, वो तो एक वक्ती था। लेकिन अगर अखिलेश यादव काशीराम की राजनीति को एडॉप्ट करते हैं, काशीराम के लोगों को, काशीराम के साथियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे आप याद कीजिए जब अखिलेश यादव चुनाव की तैयारी कर रहे थे, सारे लोग रोज समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। आज धर्म सिंह सैनी शामिल, आज इमरान मसूद शामिल, आज स्वामी प्रसाद वो शामिल, लालजी वर्मा शामिल, आज तिरुभुवन दत्त शामिल, आज क्या कहते हैं रामचंद्र राजभर शामिल। रोज आना कार्यालय की ज्वाइनिंग होती थी। प्रजापति भी उसमें शामिल हो रहा था, उसमें चौहान भी शामिल हो रहा था, दारा सिंह चौहान भी आ रहे थे, हो रहा था। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए, उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तकरीर की, तब तक 80-20 बहुत चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। तो योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था, 80-20 पे, कि 80 हिंदू मुसलमान करने की सीधी कोशिश थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में 85-15, 85-15, 85-15 और 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है, ये नारा लगाया अखिलेश के मंच से उसी कार्यालय में। तो चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विचारधारा है, ये नहीं कि काशीराम के साथ आने के बाद हुई हो। स्वामी प्रसाद मौर्य आप याद कीजिए तो 89 में जब पहली बार मिले हुए थे तो जनता दल में हुआ करते थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य, पारसनाथ मौर्य, ये मौर्यों का जो आप देखिएगा बौद्धिज्म की तरफ जो झुकाव है, तो उस जमाने से स्वामी प्रसाद मौर्य उस विचारधारा के थे, इसलिए काशीराम के साथ जल्दी वो ढल गए। अखिलेश यादव के मंच पे जो उन्होंने 85-15, 85-15, 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है, ये नारे लगाए, लेकिन अखिलेश जब बोलने आए तो फिर उन्होंने उस नारे को दोहराया नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे करके स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस नारे से दूर गए। जो उनकी उस स्पीच में जो फायर था, आग थी, एक आग थी, जो लोग जुड़ना चाहते थे। उनको लगा कि यार नहीं ठीक, जो अब इस लोकसभा में हुआ है वो तब विधानसभा में हो गया होता। जो बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ डाइवर्ट लोग बताते गया है, तमाम जिलों में बस सपा को गया है, जैसे आजमगढ़ में सपा को गया, गाजीपुर में गया, मऊ में गया, अम्बेडकर नगर में गया, कौशाम्बी में गया, 10 जिले में बता सकता हूँ जहाँ सपा को गया, ये 2022 में।
वो पूरे प्रदेश में मिल सकता था अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने फ्री छोड़ा होता। रामचरितमानस का इशू आया, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, डिम्पल कुछ कह रही हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, अखिल वो शिवपाल कुछ कह रहे हैं, रामगोपाल कुछ कह रहे हैं। क्योंकि विचारधारा नहीं है, नारे पे चल रहा है। पीडीए जब बना तो पीडीए सिर्फ नारा था, लेकिन जब वो विचारधारा पे आया है पीडीए, जब उसको जमीन पे उतारा गया है, तब वो पीडीए उसने नतीजा दिया। लोग कंपेयर कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जो बहुजन का कॉन्सेप्ट था, जो सामाजिक ताने बाने की समझ मानव साहब को थी, उन्होंने जो दिया था नारा वो डीपीए था। ऐसा बहुत सारे पुराने लोग कहते हैं कि वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक था। अभी वही पलट गया, बस पीडीए में पिछड़ा आगे आ गया है। तो क्या ये उतना कारगर होगा? और नारा कारगर नहीं होता, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कारगर होता है। आप नारा दो और फार्मूला आपका वही रहे, तो नहीं चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ नारा और है, विचारधारा और है। नहीं, इस बार फार्मूला में कुछ तो बदला। फार्मूला जब लोकसभा में आपने लगाया तो आप जीते। विधानसभा में आपने सिर्फ नारा दिया, आप फार्मूला नहीं हारे। तो सीधी सी बात है कि फार्मूला काम करता है, नारा काम नहीं करता। नारा एक सहारा होता है, फार्मूला जो होता है वो जमीन पे उतरता है। जैसे काशीराम ने पहली सरकार बनवाई थी 95 की, तो उनके सारी बिरादरी हो गई, नाई नहीं था। इनके चाचा को बना दिया था कौन के बड़े पापा रामविलास वाल्मीकि, इसी जिले के महासचिव थे पार्टी के। तो उनका भाई वाल्मीकि, कहने रामविलास को बना दो, रामविलास वाल्मीकि मंत्री। यादव में आपको बताऊं, श्यामलाल यादव नाम था, गोरखपुर के प्रधान थे, सिंपल गांव के प्रधान, चुनाव लड़ते थे वहां से बीएसपी से। श्यामलाल यादव पंचायती राज कैबिनेट मंत्री, प्रधान से सीधे कैबिनेट। तो नाऊ नहीं मिल रहा था, कहने वो एक वर्कर था बांदा का, नाई बिरादरी का था, कहने हाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा सबको लगाया गया, सब वहां से हीरालाल ठाकुर पकड़ के आए। कहीं बैठे हुए थे चाय वाय की दुकान पे, चलो भाई तुमको लखनऊ बुलाया गया है, आगे तुमको मंत्री बनना। अच्छा, चाय की दुकान से लाकर मंत्री बना दिया? क्योंकि वो एक नाई भी पूरा होना है ना। तो ये विचारधारा है कि हर बिरादरी कैबिनेट में होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, पहली बार निषाद इस देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में कब मंत्री बना है? कब? 1986-87 में सीताराम निषाद, बीकापुर विधानसभा हुआ करती थी फैजाबाद की, वहां से विधायक जीते थे कांग्रेस के। वीपी सिंह फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे थे, फतेहपुर में निषाद वोट बहुत थे। उप मंत्री पहली बार, तब राजमंत्री नहीं, उप मंत्री बनाए गए थे सीताराम निषाद, वरना किसी निषाद को कभी विधानसभा मतलब कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। कैबिनेट तो ये भी नहीं है, खैर उप मंत्री बना दिया गया आजादी के 40 साल बाद। 40 साल। तो ये पहला निषाद मंत्री हो रहा है। और मौर्य, कुशवाहा, सैनी, कश्यप, चौहान, ये सब बिरादरियां जिला पंचायत नहीं पहुंचती थी, वैसा प्रधान नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनकी इतनी बिरादरी नहीं होती थी एक गांव में। लोनिया जानता था, कोई चौहान नहीं जानता था। हाँ, वही कहा जाता था उस कहार कुम्हार जानता था, कोई कश्यप किसी को पता नहीं था क्या होता है। माली जानता था, किसी को पता नहीं था सैनी क्या होता है। ये सारा सब कुछ काशीराम के उस विचारधारा और उस उनका जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से निकल के आया था। और वो चीज जब इस लोकसभा में अखिलेश यादव ने अडॉप्ट की, तो आप देख लीजिए नतीजा कितना है। जो मुलायम सिंह रिजल्ट नहीं ला पाए, वो अखिलेश यादव की पार्टी ले आए। राजनीति तो एक मतलब एक जरिया है, लेकिन राजनीति का जो सबसे बड़ा वाहक माना जाता है कि राजनीति किस तरफ जा रही है, उसके बारे में जो सारे संदेश होते हैं वो मीडिया से जाते हैं। और हमने शुरू भी इस बात को यही किया था, तो खत्म भी यही करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो आपने सामाजिक न्याय की पत्रकारिता की, आपने सीखा अपने जीवन में, जो बाकी आप अपने शागिर्दों में तलाश रहे हैं कि गौरव के आगे अगर पाल है तो आ जाओ सीख लो फटाफट, क्या इसको और लार्जर स्केल पे करने में लोगों को मदद मिलेगी? क्या ये आगे आसान होने वाला है या इसका रास्ता और कठिन होने वाला है आपके वक्त से? अब देखिए, मीडिया हाउसेस हमारे जमाने में विनीत यादव और सैयद कासिम के पास नहीं होते थे, नरेंद्र भाई के पास नहीं होते थे, हाउसेस उनके थे। उस हाउसेस से लोगों का निकलना मुश्किल था। अगर एक दो लोग निकल के आते भी थे, दीपक चौरसिया अगर आए, तो पहले उनको जाना पड़ता था करोल बाग, और करोल बाग से जब उनको मामला ठीक हो जाता था तब वो आगे पहुंचते थे। क्योंकि करोल बाग में संघ कार्यालय, पांजन के कार्यालय से जिसमें मोहर लगती थी, वही पिछड़ा आगे बढ़ता था। बीजेपी में तरीका यह है कि वो जाति पर धर्म का तड़का मारते हैं।
हर जाति का भगवान बनाते हैं, तो उस जाति का उत्थान नहीं हो पाता, फिर वहीं रह जाती है वो, क्योंकि फिर वही उसी फोल्ड में आ जाती है। मैं भी कल पवन से कह रहा था कि उमा भारती लोधी, निरंजन ज्योति मल्ला, साक्षी महाराज लोधी, उसके बाद बाबा रामदेव यादव, जय गुरुदेव यादव, मतलब ये इनको कितनी इंपॉर्टेंस है उसी मीडिया हाउस में। लेकिन उसी मीडिया हाउस में स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है, उसके नेगेटिव रहेगा, आर.के. चौधरी नेगेटिव रहेगा, विनीत यादव नेगेटिव रहेगा। लेकिन जो आपने पूछा कि आज मुश्किल है कि आसान है, आज बहुत आसान है विनीत भाई, बहुत आसान, और भविष्य भी आपका है, भविष्य भी इसी मीडिया का है, क्योंकि आपके पास व्यूअर भी हैं, आपके पास विचारधारा भी है, आप चीजों मुद्दों को, जैसे आप कभी ये कहेंगे कि भाई ऐसा है बाबाओं को प्रवचन नहीं होने चाहिए, तो दूसरी तरफ आप कहेंगे उस गांव में लाइट नहीं है 1 हफ्ते से, तो क्यों नहीं है? वो आवाज आप उठा रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं ये हमारा वाला है। तो आपके वाले के लिए स्पेस बहुत है, पूरा वो लोग ये समझते हैं खाली मैदान है, पूरा मैदान खाली है विनीत भाई, और मैं तो नहीं रहूंगा, आप लोग अभी अभी आप रहेंगे। लेकिन देखिएगा कि मैं इस वीडियो को काट के उस जमाने में चलाया जाएगा कि भविष्य आपका है, सबको इधर ही आना पड़ेगा। और आप देखिए, बड़े रवीश इधर आए, दीपक शर्मा इधर आए, संजय शर्मा इधर आए, वो बहाना दूसरा हो सकता है, लेकिन व्यूअर यही है, इन्हीं की वजह से इधर आए हो, ऑडियंस यही है, वरना वो वहीं बैटिंग कर रहे होते। अगर इन लोगों की नौकरियां ना गई होती तो बैटिंग वहीं चल रही होती, उनका रंगमंच वही था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिर्फ इसलिए बदला कि ऑडियंस यहाँ है। तो ऑडियंस जब अपने मतलब की बात पाएगी तो उसे करेगी। तो आप और हम, मैं तो नहीं हूँगा, लेकिन आपकी ये जनरेशन है, पवन है, नरेंद्र भाई हैं, आप हैं, इस विनीता यादव हैं, ठीक है, प्रज्ञा मिश्रा नहीं चलेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जैसे ही होगा आप देख लीजिए, तमाम वीडियो ऐसे होते हैं, प्रज्ञा अपना रंग दिखा देती, जब तक सरकार नहीं गिरेगी वो कहाँ चलेंगे। तो बस ये एक ऐसा वो है, प्लेटफॉर्म है कि ये चलेगा, भविष्य इसी का है, सामाजिक न्याय भी चलेगा, दौड़ेगा, रोज बढ़ेगा, रोज बरोज आगे जाएगा, उसे देश का ये मीडिया नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को 80 से देखता हुआ आ रहा हूँ, प्राणलाल बोरा, रामदेव मनई से लेके रामसेवक यादव, प्रदीप यादव से लेके बेनी प्रसाद वर्मा, और इनसे होते हुए आर.के. चौधरी और क्या कहते हैं रामविलास पासवान, शरद यादव से देखता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि तब में और आज में जो अंतर आ रहा है, आज की युवा पीढ़ी, तब आप यूनिवर्सिटीज़ में किसी जानते हैं, आपको मालूम है, मैं इकलौता आदमी हूँ जिसने वो फोटो खींचा था जब उसने अपने को आग लगाई थी राजीव गोस्वामी ने। दूसरी कोई फोटो नहीं है पूरे देश में एफपीआई के हाथ वो मेरे फोटोग्राफर ने बेची है फोटो, और बाद में राजीव गोस्वामी को पता चला कि मैं बैकवर्ड हूँ। मंडल कमीशन के खिलाफ अपने आप को आग लगाने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो छात्र राजीव गोस्वामी, उसने खुद को आग लगाई, उसके बाद उसे बाद में पता चला कि मैं तो बैकवर्ड हूँ, मैं खुद ही गलत कर रहा था, मंडल कमीशन में मेरा लाभ होने वाला है, क्योंकि मीडिया ने कहा था मंडल बहुत खराब है। तो अभी जो मीडिया आएगी इसमें नाई, कश्यप, कहार, धोबी, धरकार, चमार, पासी, यादव, सब कुर्मी, मौर्य, सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा, और ये ऊपर होंगे, इनके नीचे जिसको काम करना होगा करेगा। अब कहीं चले ना चले, हाँ। लेकिन 85-15 मीडिया हाउस में चलाना पड़ेगा, अगर नहीं चलाएंगे तो मीडिया हाउस नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनहित का आपकी आईडी जहां चाहिएगा पहुंच जाएगा, वो आपका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि व्यूअर्स आपके हैं, आपका समाज है, आपके लोग हैं, सामाजिक न्याय मूवमेंट को जानने वाले लोग हैं, नतीजे रिजल्ट में आ रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री हो रहे हैं। आप समझे, आदिवासी मुख्यमंत्री 2 हैं, एक झारखंड का भी है और एक छत्तीसगढ़ का भी है, लेकिन आदिवासी कौन है इसमें? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो वहां से नहीं आ रहा है, हाँ, वहां मालिक कोई और है, क्योंकि वो वहां पर कहते हैं ना वनवासी, हाँ, ये आदिवासी, तो वो वनवासी है, ये आदिवासी, वो बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, उस पर बसला चलाया जा रहा है, वो वनवासी और ये आदिवासी। तो बस ये बिल्कुल सेम हियर, ये मीडिया हाउसेज में भी अगर विनीत यादव हैं, नरेंद्र हैं, पवन गौतम हैं, तो ये चलेंगे, उनकी मजबूरी है कि पवन और नरेंद्र को सुने और विनीत को सुने। ये गलतफहमी निकाल दे वो आदमी कि 85-15 कहीं चले ना चले, इसमें इस जगह जरूर चलेगा। जिस रोज हम ये वीडियो कभी देख रहे होंगे, उम्मीद है कि जैसे सैयद साहब कह रहे हैं कि हम
पता नहीं कल रहे न रहे, आप रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो दिन देखने के लिए हमारे साथ रहेंगे। और अभी इनकी बड़ी लंबी उम्र है, बहुत फिट फाइन दिखते हैं। पर सामाजिक न्याय की जो बात है और जिस हक हिस्से की लोग बात करते हैं, वो आज भी लोगों को नहीं मिला। और उस तबके की लड़ाई लड़ने वाले लोग आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि सफल होंगे। और तमाम लोगों को डिजिटल मीडिया ने और नए तरीके के प्लेटफॉर्म्स ने खूब सारा मौका दिया है। और सैयद कासिम साहब का जो ये इंटरव्यू है और इनका जो अनुभव है, वो नए लोगों को देखना चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है, ये शायद हम लोग भी समझते हैं। और जो बहुजन वर्ग है, जो दलित पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, उसके हक हिस्से की बात करने वाले लोगों का आने वाला वक्त जरूर होगा, क्योंकि राजनीति पलट रही है। बाकी असल नतीजे देखने के लिए उम्मीद है कि हम दोनों एक रोज फिर यहीं बैठे होंगे, चाय के कप पे चर्चा होगी और देख पाएंगे कि क्या कुछ अगले 10-15 सालों में बदलता है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें शेयर से ही ज़्यादा पता चलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। धन्यवाद।